बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे टी20 वर्ल्ड कप की, जिसके अपने आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तानी टीम आज स्कॉटलैंड को निशाने पर रखेगी। शाहीनों ने आईसीसी क्रिकेट एकेडमी दुबई में प्रैक्टिस करके तैयारी मुकम्मल कर ली है। आज दोनों टीमें शारजा में टकराएंगी। मोहम्मद हफीज कहते हैं ग्रीन शर्ट्स की फतूहात का सफर ट्रॉफी अपने नाम करने के बाद ही खत्म होगा। टी20 वर्ल्ड कप में ग्रुप 1 की 2 सेमीफाइनलिस्ट टीमों का फैसला हो गया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया। जनूबी अफ्रीका मैच जीतकर भी हार गया। इंग्लैंड को 10 रन से शिकस्त दे दी। 190 रन हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड 8 विकेटों पर 179 रन ही बना सका। रबादा ने हैट्रिक की। इससे कबल खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेटों से हरा दिया। और टी20 वर्ल्ड कप के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद उवैस। उवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उवैस, अगर ग्रुप 1 की बात की जाए और गुज़िश्ता रोज़ जो मैच खेला गया साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान खासा अच्छा मैच रहा, लेकिन बदकिस्मती से साउथ अफ्रीका क्वालिफाई ना कर सका, क्या कहेंगे आप? देखें, एक चीज़ तो क्लियर थी कि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने इस टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्म किया, तो आपको पता है कि जो उन पर चोकर्स का एक टैग लगा हुआ था वो तो शायद मैं कहता हूँ कि अब हट जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक मैच जो वो हारे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसने उसको डेंट किया। बाकी जो 4 मैच साउथ अफ्रीका खेला है, खास करके जो पिछला मैच जो कल का मैच था, तो चैंपियंस की तरह मैं कहूँगा वो लड़े थे इस टूर्नामेंट के अंदर। क्योंकि इंग्लैंड आपको पता है आसान टीम नहीं है। उनकी आप बैटिंग देखें तो जिस तरीके से आपको पता है इंग्लैंड चेस कर रहा था, उनकी बैटिंग जो उनके साथ में तो काफ़ी लंबी बैटिंग है। तो साउथ अफ्रीका ने बहुत ज़बरदस्त मैं कहूँगा कि कल फील्डिंग भी की। रबाडा थोड़ा बहुत आपको पता है कि जो उनके प्राइम फास्ट बॉलर हैं 48 या 49 रन उन्होंने दिए थे 3 ओवर में। वो मैच एक सेंस में साउथ अफ्रीका को हरा चुके थे, लेकिन वही मैं कहूँगा कि मैच उन्होंने जिताया भी साउथ अफ्रीका को, जहाँ पर उन्होंने हैट्रिक की। तो बड़ा ज़बरदस्त कल का मैच था। और ख़ास करके जब शारजा की विकेट पे आप खेलते हो तो ये फ्लैट डेक विकेट है। यहाँ पर अगर 200 स्कोर भी होता है तो ये चीज़ भी हो जाता है, क्योंकि इधर फ्लैट डेक विकेट है। बॉल जो उनसे वो आसानी से बैट पे आता है। फिर आपने दूसरी इनिंग्स में जो इस वक्त अपना आप देखें तो ऑस की जो वहाँ पर है मसला कि बॉल ग्रिप नहीं होता। तो हैट्स ऑफ टू साउथ। अच्छा उवैस, आप क्या समझते हैं इस शिकस्त से इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस जो था इस टूर्नामेंट में वो शेक जरूर हुआ होगा? देखिए, अगर आप इयन मॉर्गन की शक्ल पे आप देखें तो होता है लाजमी। आप उनको देखें जिस वक्त मैच हारे हैं इंग्लैंड वाले, तो बड़े वो टेंस सिचुएशन है। जिस वक्त इंग्लैंड टॉप पोजीशन पे था, क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन वो जो विनिंग स्ट्रीक होती है वो जब टूटती है, जब आप हारते हो, तो ऑब्वियसली वो पेनफुल होती है बंदे के लिए। लेकिन अब इंग्लैंड का आपको पता है कि एक अच्छी टीम है आज, क्योंकि फैसला भी हो जाएगा कि इंग्लैंड के साथ कौन सी टीम खेलेगी। न्यूजीलैंड होगी या कोई और टीम खेलेगी इंग्लैंड के साथ। लेकिन मेरे लिए स्टिल मैं कहूँ कि इंग्लैंड सेमीफाइनल्स के अंदर फेवरेट्स है फाइनल क्वालिफाई करने के लिए। अच्छा उवैस, आप क्या समझते हैं न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का जो मैच होने जा रहा है उसमें कौन सी टीम फेवरेट है? यकीनन न्यूजीलैंड को तो आप कहेंगे, लेकिन अफगानिस्तान कितना टफ टाइम दे सकती है? देखें, जो पिछले मैच में इंडिया के खिलाफ खास करके कहूँगा जो अफगानिस्तान ने गलतियाँ की, मुजीब नहीं थे, इंजर्ड थे। खबरें आ रही हैं कि मुजीब अपना रिकवर कर चुके हुए हैं। और अफगानिस्तान की टीम में आज वो खेलेंगे तो आपको पता है स्पिन अफगानिस्तान का टफ है, उसको फेस करना आसान नहीं होगा न्यूजीलैंड के लिए। क्योंकि पिच आपको पता है ये कंडीशंस में बॉल टर्न करता है, बॉल नीचे रहता है। लेकिन हाँ, न्यूजीलैंड की टीम ज़रूर मैं कहूँ कि उनके बैट्समैन इतने हैं कि वो केपेबल हैं कि किसी भी बॉलिंग लाइनअप को डिस्ट्रॉय कर सकें। लेकिन एक्सपीरियंस के तौर पर जाएं, और अगर आप तरीके से पिछला मैच न्यूजीलैंड ने खेला है तो न्यूजीलैंड ज़रूर फेवरेट्स है। लेकिन टफ टाइम मैं कहूँगा कि ज़रूर होगा। अफगानिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि हम लोग न्यूजीलैंड को टफ टाइम दे सकें, क्योंकि आपको पता है कि अगर खुदा न खास्ता अगर न्यूजीलैंड हारता है तो ये पॉइंट्स टेबल पे फिर वही बात है कि तीनों पे आ जाएगी कि इंडिया, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान पे आ जाएगा। लेकिन आज मैच देखने वाला होगा, लेकिन मेरे लिए फेवरेट्स न्यूजीलैंड है। अच्छा उवैस, पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के मैच में आप क्या समझते हैं? क्या विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखना चाहिए या कुछ चेंजेस होनी चाहिए? देखें, कॉम्बिनेशन आप कभी तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है पहले मैच में भी बात हो रही थी चांस दिया जाए, लेकिन एक चीज़ क्लियर नजर आई कि आप विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाह रहे हो, विनिंग स्ट्रीक को तोड़ना नहीं चाह रहे। क्योंकि देखें उसके बाद सेमीफाइनल एक बड़ी स्टेज होती है। आप कोशिश यही आपकी होगी कि हम लोग विनिंग कॉम्बिनेशन को ना तोड़ें, इसी को कंटिन्यू करें। एक चीज़ है कि जो आज का मैच खेला जाना नहीं है अपना स्कॉटलैंड के खिलाफ, पाकिस्तानी बैट्समैन को फ्री खेलना पड़ेगा। जैसे फ्री माइंड के साथ एग्रेसिव खेलें, जो गलतियां हम लोगों ने पिछले मैचेस में की उसको ना दोहराएं, अपनी गलतियों को काबू पाएं।
आज का भी मैच जो उनसे पाकिस्तान के लिए बेशक क्वालिफाई कर चुका हुआ, लेकिन इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि आपने इसके लिए आपने तैयारी करनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद उवैस, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। T20 वर्ल्ड कप में चौथी सेमीफाइनलिस्ट टीम कौन सी होगी, फैसला आज हो जाएगा। न्यूजीलैंड, भारत और अफगानिस्तान के दरमियान फाइनल 4 में रसाई की जंग है। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान आज का मैच सब कुछ वाजे कर देगा। न्यूजीलैंड जीता तो सेमीफाइनल में जाएगा, शिकस्त की सूरत में मामला रन रेट पर आएगा। T20 वर्ल्ड कप में भारत की सेमीफाइनल में रसाई अगर मगर का शिकार। सोशल मीडिया पर नाम नेहाद भारतीय सूरमाओं की खूब दुर्गत बनाई जा रही है। तनकीद और मीम्स की फाइनल टॉप ट्रेंड बना रहा। सोशल मीडिया सार्फिन ने भारतीय टीम का खूब मजाक बनाया। और अब जिक्र बढ़ती महंगाई का। मुल्क में चीनी की महंगाई ने खुशियों की मिठास में कड़वाहट घोल दी। कोयटा में चीनी की कीमत 160 रुपए की रिकॉर्ड सतह को छू गई। मुल्क के दीगर शहरों में भी चीनी 130 से लेकर 150 रुपए के निर्खों पर फरोख्त की जा रही है। कराची में चीनी का होलसेल निर्ख 130 रुपए हो गया। महंगाई ने चीनी की मिठास भी कम कर दी। मुल्क भर में चीनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कोयटा की होलसेल मार्केट में चीनी 142 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। रिटेल मार्केट में चीनी की कीमत 160 रुपए तक जा पहुंची। हम इसके खिलाफ हैं जी, ये अच्छी बात तो नहीं है। महंगाई अब हम बदजन हो चुकी है इस हुक्मरान से। कराची के मकामी मार्केट में भी चीनी 145 रुपए से 150 रुपए के दरमियान फरोख्त की जा रही है। ताजिर रहनुमा अब्दुल रऊफ का कहना है कि कराची में चीनी की कीमत में मामूली कमी हुई है, ताहम होलसेल में चीनी 130 रुपए किलो तक बिक रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो वजीर आजम से मैं अपील करूंगा कि जो स्टे मिल मालिकान ने लिया हुआ है, जो मैंने वजीर आजम की तकरीर सुनी थी कि वो 140 रुपए में बेच रहे हैं, तो वो हाई कोर्ट से स्टे मिला हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको चैलेंज करे सुप्रीम कोर्ट में, और जो प्राइस फिक्स किए थे उस पर अमल दरामद करवाए। इधर लाहौर में भी चीनी का ज्यादा से ज्यादा रेट 140 रुपए किलो रिकॉर्ड किया गया। चीनी तो मार्केट में शॉर्ट हो चुकी है और जो मोटी चीनी है वो तो नायाब हो गई है। हैदराबाद समेत दीगर शहरों में भी चीनी की फी किलो कीमत 150 रुपए तक जा पहुंची है। शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। पंजाब से 3 लाख किलो से जायद जखीरा की गई चीनी बरामद कर ली गई। ताबड़तोड़ कार्रवाइयों में 70,000 किलो घी भी पकड़ा गया। जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। दूसरी तरफ महंगाई ने आवाम का जीना दूभर कर दिया। घी, तेल, चीनी, चाय और दीगर अशिया के निर्ख आसमान से बातें करने पर दुकानदार भी परेशान। चीनी जखीरा क्यों की? पंजाब हुकूमत ने डंडा उठा लिया। जिम्मेदारों के खिलाफ क्रैकडाउन। चिनियोट में जखीरा अंदोजों से 3 लाख किलो से जायद चीनी बरामद। सरगोदा से 50 किलो चीनी की 500 बोरियां बरामद की गयी। महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। घी, तेल, चीनी, चाय और दीगर अशिया के नोख आसमान से बातें कर रहे हैं। अवाम कहते हैं महंगाई से घर चलाना मुश्किल तर हो गया है। खरीदारी की ताकत खत्म होती जा रही है। महंगाई का तो आपको हालत पता है, पेट्रोल 1 रुपया बढ़ता है, यहाँ पर सारी चीजें बढ़ जाती हैं। टोटल अशिया खरीद जितनी भी इंसान की पहुंच से दूर हो गई है। चीनी, आटा, दालें, हर चीज महंगी, तेल, घी सब महंगे हो गए सर। दुकानदार कहते हैं इनका कारोबार 50% कम हो गया। कारोबार महंगाई की वजह से काफी फर्क आया है। रेट बहुत बढ़ चुके हैं, खरीदने की कुव्वत खत्म हो चुकी है। अच्छी तरीके से अपनी खरीदारी करते थे, आज वो सोचना पड़ रहा है उनको हर चीज लेने में। मुल्क में महंगाई की लहर से जहां आवाम मुश्किलात से दो चार है, वहीं कारोबारी सरगर्मियां भी मांद पड़ रही हैं। और महंगाई के हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहिद साहब, अगर बात की जाए पेट्रोल की फिर ज़रूरी अशिया की, तो सबकी कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। आप क्या समझते हैं कि ये वक्ती महंगाई है या आगे मजीद होने जा रही है? देखिए, मुझे कहते में ज़रा तकलीफ हो रही है, मगर मजबूर है क्योंकि आपने सवाल किया है। इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, तो आने वाले वक्त में महंगाई मजीद बढ़ेगी। हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं और वो इस महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगी, तो ये तो बढ़ती रहेगी। इसमें किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। हालांकि मौजूद तरीके मौजूद हैं कि आप महंगाई फौरी तौर पर कम कर सकें, मगर हुकूमत उसको नाराज नहीं करना चाहती ताकतवर तबकों को, क्योंकि अब इलेक्शन ईयर भी आ रहा है। खासा खुदा न खासा महंगाई बढ़ती चली जाएगी आने वाले महीनों में। अच्छा शाहिद साहब, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने कहा कि चीनी का मामला सूबाई है, क्योंकि जो है वो सिंध में जितनी भी शुगर मिल्स हैं उनकी जानिब से क्रशिंग का आगाज़ नहीं किया गया, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। देखिए, बात ये थी कि फैसला हुआ था जनवरी में कि पाकिस्तान में फसल कम हुई है, इसलिए हमें इंपोर्ट कर लेनी चाहिए।
वो इंपोर्ट कई महीने तक नहीं की गई। ये मैं आपको बताऊं, ये आज का मसला नहीं है, ये मुशर्रफ के जमाने में भी हुआ था कि जब चीनी की फसल कम होती है तो और हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो जो पाकिस्तान के ताकतवर तबके हैं जिनको कि चीनी मिले हैं, वो फैसला कराते हैं कि जी आप इंपोर्ट करने का फैसला तो कर लें मगर इंपोर्ट ना करें। आलमी मंडी में तेल की चीनी की कीमतें बढ़ती हैं, उस वक्त तक वो अपने स्टॉक को जखीरा अंदोजी होल्डिंग कर लेते हैं, फिर वो इंपोर्ट उस वक्त करते हैं जब कीमतें बढ़ जाती हैं। तो ये आज से नहीं हो रहा है, ये तो मुशर्रफ के जमाने में भी हुआ, वो लोग आज भी हुकूमत में शामिल हैं, उस वक्त भी शामिल थे। तो ये तो इतने ताकतवर लोग हैं कि कोई उनको नाराज नहीं कर सकता, और ये जानबूझकर मुनाफाखोरी के लिए, और पाकिस्तान में जो लोग मुनाफाखोरी, जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग कर रहे हैं, उनमें किसी की मजाल नहीं है कि उनके ऊपर हाथ डाल सके, और वही हुकूमत चला रहे हैं, वही हुकूमत शायद गिरा भी सकते हैं। शाहिद साहब, आप क्या समझते हैं, जिम्मेदारी किस पर आयद होती है खासतौर पर चीनी की कीमतों में इजाफे की, सूबाई हुकूमत या फिर वफाकी हुकूमत? देखिए, सबसे बड़ी तो जिम्मेदारी जो होती है वफाकी हुकूमत पर है, सूबाई हुकूमतों पर है। सूबाई हुकूमत में कहने के लिए तैयार नहीं हूँ, सूबाई हुकूमतों पर है। उसमें पंजाब भी सरे फहरिस्त है, वहां भी बहुत जबरदस्त जखीरा अंदोजी हुई है, दूसरे सूबे में भी हुई है, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जिसने कि रुपए की कदर गिरा के इंपोर्ट को इतना महंगा कर दिया है, हर चीज महंगी हो गई है, ट्रांसपोर्ट के किराए से लेकर हद तक, यानी रुपए की कदर गिराना की कोई जरूरत नहीं थी। और सबसे बड़ा जो जुल्म पाकिस्तान में हुआ वो ये हुआ कि उन्होंने शरह दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमी स्टेट बैंक ने कर दी, तो सस्ते कर्जे मिलने शुरू हुए, लोगों ने गैर जरूरी इंपोर्ट्स की और उसको जखीरा अंदोजी कर ली, गाड़ियां इंपोर्ट कर ली, गैर जरूरी इंपोर्ट्स कर ली। तो एक तरफ तो इंपोर्ट बढ़ी आपकी, जिससे तजारती खसारा बढ़ा, दूसरे के सस्ता कर्जा मिल रहा है तो चीजें जखीरा अंदोजी भी कर लेते हैं। तो ये तो पूरा स्कैंडल हुआ है, यानी शरह सूद को कम करना, रुपए की कदर को गिराना, जखीरा अंदोजी होने देना, और किसी एहतसाब का अमल का ना होना, और ताकतवर तबकों के हाथ आगे सर झुका देना या उनको गले लगा देना, ये वो अच्छा, चीज है। शाहिद साहब, कत्ता कलामी के लिए माजरत, आप क्या समझते हैं अभी कौन से ऐसे इकदाम हैं जो कि इस हुकूमत ने उठाने की जरूरत है ताकि एक आम जो आदमी है उसको रिलीफ मिल सके? देखिए, मैं तो अमली बात करता हूँ, सिर्फ एक आपको तजवीज दूंगा, उससे मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि ये 3 महीने में पाकिस्तान में महंगाई कम हो जाएगी। गारंटी मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो ये है कि जिस वक्त इस हुकूमत ने टैक्स एमनेस्टी दी थी 2019 में, तो एक कानून बनाया गया था और ये कहा था कि चूंकि इस वक्त हमने इन्होंने जो टैक्स एमनेस्टी दी है उसमें दुनिया में सबसे कम शरह टैक्स पे दी थी पाकिस्तान ने, मगर कानून ये बनाया था कि आप इससे फायदा उठा लें, जो लोग उससे फायदा नहीं उठाएंगे, कानून बना दिया गया था कि एफबीआर के पास ये इख्तियार है कि वो किसी से जो असासे पाकिस्तान के अंदर चोरी के पैसे के हैं, जिनकी तफसीलात हुकूमत के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है, महकमों के पास है, उनको जब्त करके उनसे रिकवरी कर लेंगे। तो वो इतना आसान तरीका है, जैसे मैं आपसे बता दूं कि एक आदमी ने 1 करोड़ रुपए कौमी बचत स्कीम में जमा कराया हुआ, सबके पास है, उसने चोरी का पैसा है, उसने उस पर टैक्स नहीं दिया, इनकम टैक्स तो नहीं बताया और एमनेस्टी से भी फायदा नहीं उठाया। तो हुकूमत के लिए क्या मुश्किल है कि उस कानून के तहत उसको खत लिख दिया जाए कि जनाब ये आपने 1 करोड़ रुपए जमा कराया है। एक तनख्वाहदार आदमी जब वो जमा कराता है वहां पर टैक्स एमनेस्टी में, तो उस पर वो टैक्स दे चुका होता है, आपने 1 करोड़ पे टैक्स नहीं दिया, आपको एमनेस्टी का फायदा दिया गया था वो भी आपने नहीं दिया, अब हम आपसे ये वसूल कर रहे हैं टैक्स मुल्की कानून के मुताबिक, जिसमें किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए। तो इस तरीके से अगर करते हैं, जो असास से मुल्क के अंदर है 900 अरब रुपया 4 महीने में मिल जाएगा उससे, लेकिन इस पैसे से आप पेट्रोल को पहले तो आप कम कर दें। तो मेरे मतलब रास्ते हैं, लेकिन क्या हम चोरों को कानून तोड़ के उनकी मदद कर रहे हैं? मैं जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, कानून जो उन्होंने खुद बनाया था उसको तोड़ के उनके ऊपर हाथ नहीं डाल रहे और उसके बजाय पेट्रोल बढ़ा देते हैं। तो आम आदमी को कुचलने की जो पॉलिसी है कानून तोड़कर और ताकत। ठीक है शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमसे गुफ्तगू की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।